एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल वी द होपफुल सीएससी एस्पिरेंट्स। तो अभी हमने लास्ट किया था बैटल ऑफ बक्सर मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसकी मैंने छोटी सी स्टोरी बना के बताई थी और मुझे लगता है कि अभी आपको बहुत सही रही होगी आपके लिए याद करने के लिए अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से। आज हम मैसूर वॉर्स करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि हम अगली वीडियो में जो है मैसूर का एरिया और हैदर अली, टीपू सुल्तान, मैसूर वॉर्स ये सब करेंगे। जो मराठा वॉर्स हैं वो इससे अगली वीडियो में आएंगी। तो देखिए, एक बार इनको सुन लीजिएगा वीडियो को, उसके बाद अगर आपको नहीं सही लगे तो आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल रहता है अगर हम किसी चीज़ का क्रक्स समझ लेते हैं। तो शुरू करती हूँ मैं। अब क्या करो ना, आप अगर आपको फ़ोन मतलब वीडियो देखना बोरिंग लग रहा है तो आप वीडियो ईयरफोन्स लगाओ और फ़ोन साइड में रख दो और बुक खोल लो अपने पास स्पेक्ट्रम की, और फिर उसी से सुनते रहो और आप वैसे वैसे आगे मूव ऑन होते करते जाओ। जिस जिस पेज पे मैं जा रही हूँ या जो भी मैं बोल रही हूँ आपको इजी हो जाएगा समझना। तो ये शुरू होता है जब हम मैसूर की बात करते हैं, मैसूर की रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो देखो, 1565 में होती है बैटल ऑफ तलीकोटा, जिससे जो विजयनगर एम्पायर है, बहुत ही पावरफुल एम्पायर था, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। अब जब किसी भी किंगडम का डाउनफॉल स्टार्ट होता है ना, तो बाकी जो उसके छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं जो उसके अंडर काम कर रहे होते हैं, उसके फ्यूडेशरीज बन के वो अपने आप को इंडिपेंडेंट शुरू कर देते हैं घोषित करना, मतलब अपने आप इंडिपेंडेंसी, वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाते हैं। अब क्योंकि जब भी हम किसी स्टेट की बात करते हैं तो किसी नेशन की, किसी एम्पायर की बात करते हैं तो वो छोटे छोटे किंगडम से मिलके बनता है एक एम्पायर। तो जब उसके लिए ना सेंटर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा होना ज़रूरी है जो कि इन सबको कवर कर सके, जो भी इन सबको मिलके चला सके। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद कि जो ये विजयनगर का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, बाकी काफ़ी छोटे छोटे किंगडम्स इमर्ज हो जाते हैं, आने शुरू हो जाते हैं। तो 1612 में आता है वोडियार्स डिनेस्टी आती है, जो कि एक हिंदू किंगडम होता है। तो इसमें एक रूलर हैं कृष्ण राजा वोडियार सेकेंड, जो 1734 से 1766 तक रूल करते हैं। और इनका जो ये 18th सेंचुरी के आसपास, जब हाफ 18th सेंचुरी आ जाती है तो मतलब 1750s के आसपास, तब जो है ना इनकी जो पॉलिटिकल पावर है वो लूज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। और जो ब्रिटिश है उनका इंटरेस्ट जो है ना, पॉलिटिकल और कमर्शियल इंटरेस्ट, साउथ इंडिया की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे इनकी पोजीशन खतरे में आ जाती है। लेकिन जो इसको टैकल करते हैं ना, वो एक तो हैदर अली है, टीपू सुल्तान है, और इनकी जो दोस्ती है फ्रेंच के साथ, वो इनको टैकल करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश को। हाउएवर इवेंचुअली इंग्लिश जो है, ब्रिटिश लोग जो हैं वो कवर कर लेते हैं, इनकी टेरिटरीज़ को एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन जो हैदर अली और टीपू सुल्तान है वो काफ़ी अच्छे लीडर्स एज उभर के सामने आते हैं। तो हैदर अली के हम राइस की बात करते हैं। जो हैदर अली है ना, देखो इस टाइम पे दो ब्रदर्स हैं, नंजराज और देवराज। ये दोनों जो है ना कृष्ण राजा वोडियार को एक पपेट बना के रखते हैं। वो इनकी इच्छा से काम करते हैं, जैसे ये चाहते हैं इनके अकॉर्डिंग काम करता है। तो हैदर अली जो है उसका बर्थ 1721 में होता है और वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है। और इसका जो करियर है ये इन्हीं में, जो नंजराज और देवराज है, इनकी आर्मी में, मैसूर आर्मी जो है, इनके आर्मी में एज अ हॉर्समैन काम करता है और हॉर्समैन की तरह काम करता है। लेकिन ये अनपढ़ होता है, लेकिन इसकी जो नॉलेज है ना, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इसकी, इतना इसका जितना ये तेज दिमाग होता है, इसका पॉलिटिकल स्किल्स जितनी अच्छी होती हैं इसके पास, जो एक लीडर के पास होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स इसकी बहुत अच्छी होती हैं। और जिस टाइम पे, इस टाइम तक ना, जो मराठास हैं वो मैसूर पे बहुत ज़्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं, इंग्लिश की भी नज़र इन्हीं पे होती है। तो इतने सारे अटैक्स और इन्वेजन्स के बाद जो है ना, इसकी मैसूर की जो कंडीशन है पॉलिटिकली और फाइनेंशियली बहुत नीचे जाने लगती है। तो इस टाइम पे इनको एक ऐसी इंसान की ज़रूरत होती है जो ये सबको कवर अप कर पाए अपने डिप्लोमेटिक स्किल से, अपने मिलिट्री स्किल से। तो हैदर अली ऐसा ही एक लीडर साबित होता है और वो डी फैक्टो रूलर बन जाता है। देखो, एक तो होता है जो नॉमिनल, जिसके एक चेहरा है कि हाँ ये निज़ाम है या ये गवर्नर है, ये नवाब है, ये तो रूल कर रहा है। लेकिन जो असली पावर है वो किसी और के हाथों में होती है डिसीजंस लेने की,
वो पावर जो है वो हैदर अली के पास होती है, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से इन जो प्रॉब्लम्स हैं इनको टैकल करता है। वो 2-3 स्टेप्स लेता है। जैसे कि अगर मराठास को कहता है कि उसको लगता है कि अगर मराठास को कंट्रोल करना है उनकी पावर को, उनको थोड़ा मतलब बाउंड्री लाइन में रखना है, तो उसके लिए स्विफ्ट कैवेलरी की ज़रूरत होगी। वो उसको अरेंज करता है स्विफ्ट कैवेलरी को। अब स्विफ्ट कैवेलरी क्या है? स्विफ्ट कैवेलरी का मतलब अगर तेज घुड़सवार सेना, मतलब एक ऐसी सेना होनी चाहिए जिसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, ज़्यादा तामझाम या ज़्यादा टाइम ना लगे, बहुत ही ज़्यादा मोबाइल होनी चाहिए वो आर्मी जो है, घुड़सवार सेना। और अगर निज़ाम आर्मी जिसको कि फ्रेंच ने ट्रेन किया है, इनको अगर टैकल करना है तो एक इफ़ेक्टिव आर्टिलरी होनी चाहिए। आर्टिलरी का मतलब होता है तोप खाना, ठीक है, कि मतलब बहुत अच्छे उसमें जो वॉरफेयर्स हैं, जो भी वेपन्स हैं, बहुत अच्छे लेवल के होने चाहिए कि उनको थोड़ी ही ज़रूरत करने पर काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी हो उनकी, ऐसे से आर्टिलरी होनी चाहिए। ठीक है। और जो वेस्ट के में वेपन्स हैं, जो ब्रिटिश वेपन्स यूज़ करते हैं, तो वो वेपन्स वहीं से लेने होंगे जहाँ से ब्रिटिश अपने वेपन्स लेते हैं, अगर वेस्ट के वेपन्स का मुकाबला करना है तो। ये 3 चीज़ें ये यूज़ करते हैं डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रीली, और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं उसमें इन लोगों को टैकल करने में। ठीक है। अब होता क्या है, जो हैदर अली है वो फ्रेंच की मदद से दिंडीगुल तमिलनाडु में है, वहाँ पे एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और अब वो यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप कर लेते हैं और अपनी जो आर्मी है उसको वेस्टर्न मेथड से ट्रेन करते हैं, और वो बहुत ही अच्छे डिप्लोमेटिक स्किल्स यूज़ करते हैं अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनको अपोज करने के लिए, उनको काबू में रखने के लिए। अब इतने सुपीरियर मिलिट्री स्किल्स के साथ वो बलापुर, सीरा, बेदनूरू ऐसे कई एरियाज़ को कैप्चर कर लेते हैं। और कुछ एक ट्राइब होती है, ये कुछ लोग होते हैं तमिलनाडु में, पोलीगार्स, इनको भी ये टैकल कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं साउथ के एरिया में, तो इनको भी टैकल कर लेते हैं। और जो मराठास हैं वो अभी अपनी 1761 में जो इनकी बैटल होती है, बैटल ऑफ पानीपत, वहाँ पे इनको बहुत डिफीट मिली होती है, बहुत मतलब अच्छी वाली हार मिली होती है मराठास को। तो ये अभी उससे रिकवर कर रहे होते हैं, इस टाइम तक ये रिकवर कर पाते हैं। तो जब भी ये रिकवर होते हैं उसके बाद ना माधव राव की कमांड के अंडर ये लोग मैसूर पे अटैक कर देते हैं और हैदर अली को डिफ़ीट कर देते हैं। वॉर्स होती हैं 1764 में, 1766 में, 1771 में। अब हैदर अली शांति बनाए रखने के लिए इनको काफ़ी सारा पैसा दे देता है, क्योंकि वो हार जाते हैं। अब जब माधव राव की डेथ हो जाती है 1772 में, उसके बाद जो हैदर अली है ना, वो इनको बहुत ज़्यादा लूटता है। काफ़ी टाइम्स इन पे, काफ़ी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स इन पे रेड्स डालता है और इनकी जो टेरिटरीज़ हैं उनको एक्वायर कर लेता है। मतलब अपनी जो उसने नुकसान हुआ था उसका इन पिछले वॉर्स में जिनमें वो हारा था, वो अब कवर कर लेता है वो माधव राव की डेथ के बाद। अब फिर आती है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। देखो, अभी हैदर अली जो है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लीडर उभर के आ रहा है। तो जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है वो ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी कर लेता है कि ब्रिटिश जो है ना वो उसको प्रोटेक्शन देंगे और उसके कुछ एरियाज़ जो ब्रिटिश को मिल जाएंगे, मतलब उनका जैसे ब्रिटिश पहले से ही करते हैं कि हाँ उनको ट्रेड वगैरह के प्रिविलेजेस मिले, इनकी आर्मी वहाँ पे रहनी चाहिए। तो वैसे से इनके साथ ट्रीटी कर लेता है ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और फिर उसके बाद ये हैदर अली के ऊपर, और ये कहते हैं इंग्लिश इसको कि हम हैदर अली से आपको बचाएंगे। और हैदर अली जो है उसके नवाब ऑफ आर्कोट और मराठास के साथ वैसे ही टेरिटरीज़ के डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, तो इसका फ़ायदा उठाते हैं ये इंग्लिश लोग। तो ये ब्रिटिश क्या करते हैं, निज़ाम के साथ हैदराबाद के निज़ाम, मराठास और इंग्लिश, ये एक अलायंस बना लेते हैं हैदर अली के अगेंस्ट। लेकिन हैदर अली डिप्लोमेटिक स्किल्स यूज़ करता हुआ, बहुत ही मतलब चालाकी यूज़ करता हुआ, रणनीति यूज़ करते हुए जो मराठास हैं उनको काफ़ी सारा पैसा दे देता है ताकि वो न्यूट्रल हो जाएं, और कुछ टेरिटरीज शेयर कर लेता है निज़ाम के साथ। इस तरह से वो अपने दोनों दुश्मनों को अपने दोस्त बना लेता है और ब्रिटिश अकेले रह जाते हैं। अब जो अलायंस बनता है वो होता है निज़ाम, हैदर अली प्लस मराठास। तो इसकी वजह से जो है 1.5 साल तक ये वॉर चलती है। वॉर चल रही है, लेकिन क्या होता है,
हैदर अली बीच में अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर देता है और वो अचानक से जो मद्रास के गेट से आगे सामने आ जाता है, ब्रिटिश फोर्सेस के सामने आ जाता है। अब इतनी सारी आर्मी अचानक से सामने आ जाएगी तो जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हल्ला मच जाता है। इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और इस वजह से उनको जो है सरेंडर करना पड़ता है ब्रिटिश फोर्सेस को। तो उसके बाद हैदर अली जो है ट्रीटी साइन कराता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास की। इसमें जो है प्रिजनर्स को एक्सचेंज किया जाएगा और जो हैदर अली है उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी बाय ब्रिटिश कि वो प्रोटेक्ट करेंगे। अगर हैदर अली को कभी ज़रूरत पड़ती है ब्रिटिश की अगेंस्ट मराठा या किसी भी अदर फोर्सेस के अगेंस्ट जो अटैक कर रही हैं तो ब्रिटिश आके उसकी हेल्प करेंगे। अब फिर होती यहाँ पर ये ख़त्म हो जाती है। फिर आता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 तक टाइम। अब क्या होता है ना कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही होती है अमेरिका में, तो वो ब्रिटिश को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसमें फ्रेंच जो है वो अमेरिकन्स का साथ देते हैं। और क्योंकि ब्रिटिश को वहाँ से जाना पड़ता है, अब देखो जब हम फर्स्ट एम्पायर और सेकंड एम्पायर की बात की थी सीरीज़ के स्टार्टिंग में, बैटल्स की जब हमने स्टार्टिंग की थी प्लासी वाली उसमें मैंने बताया था कि फ़र्स्ट एम्पायर सेकंड एम्पायर नाम की एक चीज़ है कि पहले ये फर्स्ट एम्पायर के टाइम पे अमेरिका वाली साइड होते हैं, अमेरिका कनाडा वहाँ पे रूल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है जिसके बाद ये अपना पूरा का पूरा शिफ्ट एशिया और अफ्रीका की तरफ कर लेते हैं। तो इंडिया की तरफ इस तरफ ये ज़्यादा जो है अच्छे से मतलब अपना रूल बनाने की इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं ब्रिटिश। अब फ्रेंच जो है वो क्योंकि अमेरिकन्स की हेल्प कर रहे होते हैं और वहाँ से ब्रिटिश को निकलना पड़ता है तो इनके लिए काफ़ी ह्यूमिलेशन की बात होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हैदर अली जो है उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप होती है फ्रेंच के साथ, तो इससे इंग्लिश को ना ब्रिटिश फोर्सेस को बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है इस चीज़ से कि फ्रेंच के साथ हैदर अली की जो फ्रेंडशिप है वो अच्छे से होनी नहीं चाहिए क्योंकि इससे इनके मौके चले जाएंगे ट्रेड करने के, इनको प्रिविलेजेस नहीं मिल पाएंगे फिर। तो क्या होता है और दूसरी ये चीज़ करते हैं ना कि हैदर अली को लगता है कि वो चैलेंज कर रहे हैं, ब्रिटिश जो है हैदर अली की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं माहे को एक्वायर करके, कि वो माहे को अपनी टेरिटरी बोल रहे हैं ब्रिटिश जबकि वो आती है हैदर अली के अंडर। तो इस वजह से जो है वॉर होती है, हैदर अली वॉर स्टार्ट करता है। ये जो बैटल होती है पहले कार्नेटिक में अटैक होता है, फिर आर्कुट कैप्चर किया जाता है और इंग्लिश आर्मी को डिफीट कर दिया जाता है। और इसी टाइम में जो इंग्लिश है वो क्या करते हैं, वो मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ अलायंस बना लेते हैं इसके हैदर अली के अगेंस्ट। तो हैदर अली अकेला रह जाता है और वो लड़ता रहता है लेकिन फिर भी एट द एंड पोर्तो नोवो में उसको डिफ़ीट मिलती है, हार जाता है वो। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है जब 1782 में इसकी कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। तो जो टीपू सुल्तान का बेटा है वो काफ़ी टाइम लड़ाई करने के बाद फिर वो एक ट्रीटी ऑफ पीस साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर बोला जाता है जिसको। और फिर इसके बाद जितनी भी टेरिटरीज़ इस वॉर में एक दूसरे की एक्वायर करी गई हैं उनको वापस कर दिया जाता है और यहाँ पे जो है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर वो ख़त्म हो जाती है। और फिर आती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है कि जो त्रावणकोर का एरिया है ना, कोचीन वाली जो जगह है साउथ में, तो साउथ इंडिया में, तो वहाँ जो त्रावणकोर का एरिया है ना वो क्या करते हैं जलकोटाल और कन्नौर खरीद लेते हैं डच से। लेकिन ये जो कोचीन का एरिया है, कोचीन की टेरिटरीज़ हैं, ये आती हैं टीपू सुल्तान के अंडर। तो उसको लगता है कि उसके सॉवरेन राइट्स को वायोलेट किया गया है, तो इस वजह से यहाँ पे होती है वॉर। ठीक है। और जो इंग्लिश हैं वो त्रावणकोर की साइड ले रहे होते हैं, त्रावणकोर की तरफ से लड़ रहे हैं। तो हैदर अली और तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश की लड़ाई होती है। और इस टाइम जो लीडरशिप होती है वो कॉर्नवालिस के हाथ में होती है। तो अंबर, वेलोर से लेके बेंगलोर, फिर श्रीरंगपट्टनम, कोयम्बटूर, सारे के सारे जो हैं वो इनके कब्ज़े में आते रहते हैं। और मराठास और निज़ाम की हेल्प से जो इंग्लिश हैं वो श्रीरंगपट्टनम पे भी दूसरी बार अटैक कर देते हैं। टीपू जो है बहुत ज़्यादा अपोज करता है इनको, बहुत अच्छी टक्कर देता है, लेकिन फिर भी वो लास्ट में हार जाता है जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। अब ये पेमेंट क्या करता है, और ये वॉर जो है इसमें टीपू हार जाता है और ब्रिटिश जीत जाते हैं। श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी होती है जिससे वॉर को एंड किया जाता है। 1792 में ये ट्रीटी होती है और इसमें जो है बारा महल, दिंडीगुल, मालाबार, ये सब एरिया जो है इंग्लिश के पास रहेगा।
कुछ तुंगभद्रा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास का एरिया मराठास को दे दिया जाएगा। कृष्णा और पेन्नार के बाद का बियॉन्ड का एरिया जो है वो निज़ाम के पास चला जाएगा। जो वॉर डैमेज है, वॉर इंडेमनिटी है, वो 3 करोड़ रुपीज़ टीपू पे करेगा ब्रिटिश को, जिसमें से आधी पेमेंट वो तभी के तभी देगा इंस्टेंटली और कुछ इंस्टॉलमेंट्स में देगा। और तब तक के लिए जो ब्रिटिश है उसके जो दोनों बेटे हैं टीपू सुल्तान के, उनको अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। अब इससे वॉर एंड हो जाती है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से, थर्ड वॉर भी एंड हो गई। अब आता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का टाइम। इसमें जो टीपू सुल्तान और का होता है ना, वो अपने लॉसेस को रिकूप कर लेता है धीरे धीरे। दोनों फोर्सेस अपना जो इतना नुकसान हुआ है इन बैटल्स में उनको रिकवर करते हैं। फिर उसके बाद वो अपने बच्चों को भी छुड़ा लेता है, बेटों को भी छुड़ा लेता है। और जो एक हिंदू रूलर, देखो अभी हम पिछला पढ़ा था कि जो हैदर अली है वो भी एक डी फैक्टो रूलर था। वो असली में राजा नहीं था, लेकिन वो एज अ मिनिस्टर ही इतना, उसको पावर इतनी थी कि वो डिसीजंस ले रहा था। लेकिन रूलर तो कोई और था, जैसे कि नॉमिनल हेड हमारे प्रेसिडेंट है ना, वैसे ही कोई और रूल कर रहा था। वोडेयार डायनेस्टी के ही रूलर्स रूल कर रहे थे। अब जो टीपू सुल्तान है वो माइनर होता है, कृष्ण देवराय उसको गद्दी देने से मना कर देता है और ख़ुद को एक जो है सुल्तान डिक्लेयर कर देता है, जिससे कि वो अपनी जो ट्रीटी है श्रीरंगपट्टनम की और जो इसको हार मिली होती है उसको कवर अप करने की, मतलब उसका बदला लेने की कोशिश करता है ये। तो वेलेस्ले के अंडर जो है अब आ जाती है ब्रिटिश की कमांड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पेरियलिस्ट नेचर का होता है। और टीपू की जो फ्रेंडशिप है फ्रेंच के साथ वो बढ़ रही होती है, तो वो इसको पसंद नहीं आती है। तो वो ट्राई करता है कि टीपू के ऊपर सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी लगा दी जाए, लेकिन वो टीपू सुल्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। टीपू सुल्तान पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वो इंग्लिश के ख़िलाफ़ कोई साजिश रच रहा है और मतलब कहीं पे अपने बंदे भेज रहा है, कहीं मराठास, कहीं काबुल में, ज़मान शाह में, अरेबिया में, अफ़गानिस्तान में, फ़्रांस में, मॉरिशियस, वर्सेलिस, यहाँ पे अपने बंदे भेज रहा है और इनके ख़िलाफ़ पैसे इकट्ठे कर रहा है ताकि ब्रिटिश के ख़िलाफ़ उसको यूज़ किया जा सके। ये इल्ज़ाम लगा के कि मिस गवर्नेंस हो रही है, तो ब्रिटिश जो है इसको सब्सिडरी अलायंस के अंडर लेने की कोशिश करते हैं। अब देखो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी ये थी ना कि ब्रिटिश जो है, जो कोई भी स्टेट है वहाँ पे उस जो रूलर है वो ब्रिटिश के कोई ना कोई ट्रूप्स रखेगा, इनकी कोई ना कोई आर्मी थोड़ी बहुत अपने एरिया में रखेगा, उसकी मेंटेनेंस वगैरह करेगा, इनको प्रिविलेजेस वगैरह देगा, ठीक है। इनके मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनकी इनडायरेक्टली रूलिंग एक्सेप्ट कर लेगा ब्रिटिश की। लेकिन जो है और इसके बदले में वो कोई और किसी भी फॉरेनर को अपने कोर्ट में नहीं रख सकता है, वो रूलर है। और इसके बदले में जो ब्रिटिश हैं वो प्रोटेक्शन देंगे उसको कि कोई भी अगर उनके ऊपर अटैक करता है, उस रूलर के ऊपर अटैक करता है, तो ब्रिटिश उसकी तरफ से लड़ेंगे। ये होती है सब्सिडरी अलायंस कि आप हमारे ट्रूप्स, हमारी आर्मी को मेंटेन करो, अपने एरिया में रखो और उसके अगेंस्ट हम जब भी आपके ऊपर कोई अटैक होगा हम आपको प्रोटेक्शन देंगे अच्छे से। तो ये तो होती है सब्सिडरी अलायंस। ये सब्सिडरी अलायंस इम्पोज करने की कोशिश करते हैं टीपू सुल्तान पे, लेकिन वो मानता नहीं। वो काफ़ी रीज़नेबल एक्सप्लेनेशंस देता है, लेकिन ये ब्रिटिश भी मानते नहीं हैं। तो होती है वॉर स्टार्ट 1799 में और ये मई 4 1799 तक एंड हो जाती है, जिसमें कि टीपू सुल्तान है उसको डिफ़ीट कर दिया जाता है जी। ये जो सारी है, फिर उसके बाद देखो जो मराठास हैं और जो निज़ाम है वो ब्रिटिश के साथ ही मिला हुआ है। वो हर वॉर में जाके एट द एंड ऑफ वो ब्रिटिश के साथ ही मिल जाते हैं। इसकी वजह से इनको मैसूर के लोगों को जो है हेड होते हैं जो इसके निज़ाम वगैरह, उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़ीट का सामना करना पड़ता है। इस बार भी यही होता है, ये सारे मराठास वगैरह निज़ाम वगैरह सब ब्रिटिश के साथ मिल जाते हैं जाके, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को डिफ़ीट का हार का मुंह देखना पड़ता है। और पहले वो हैरी से हारता है, फिर वेलेस्ले से, स्टॉर्च से, ऐसे बारी बारी सब लोग इसको हराते हैं और इनको हेल्प मिलती है। फिर उसके बाद जो है मराठास को प्रॉमिस किया जाता है कि उनको हाफ ऑफ द टेरिटरी ऑफ टीपू, और जो निज़ाम है वो ऑलरेडी साइन कर चुका होता है सब्सिडरी अलायंस को, और जो मराठास हैं उनको टीपू की हाफ ऑफ द टेरिटरी दे दी जाएगी। और इतनी लड़ाई लड़ते लड़ते ही टीपू की डेथ हो जाती है और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो वलोर चले जाते हैं। इंग्लिश जो हैं, ये जो ब्रिटिश हैं
तो इन्हीं का कोई राजा होता है वो माइनर सन, तो उसको गद्दी पे बिठा देते हैं। वोडेयार डिनेस्टी का ही जो माइनर सन होता है उसी को गद्दी पे बिठा देते हैं। कृष्णदेवराय है उसका नाम, वो जो माइनर रूलर बनाते हैं ये लोग जिसको। तो टीपू के बाद मैसूर का क्या हाल होता है, तो वेलेस्ले जो है वो सूंडा और हरपुनले डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो मराठास को दे देता है, देने के वादा करता है लेकिन देता नहीं है, बाद में मना कर देता है। और जो निज़ाम है उसको गूटी और गुर्रम कोंडा के एरियाज़ दे दिए जाते हैं। प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि नहीं पता ये वर्ड्स मतलब इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन। तो वो निज़ाम जो है उसको गूटी और गुरकोंडा के एरियाज़ दे दिए जाते हैं। कुछ एरियाज़ मराठास को भी प्रॉमिस किए जाते हैं देने के लिए, लेकिन दिए नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद कन्हारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारपुरम, श्रीरंगपट्टनम, ये सब एरियाज़ को ब्रिटिश एक्वायर कर लेते हैं। और कृष्ण राजा थर्ड को जो है वो रूलर बना देते हैं और सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लेते हैं उससे, जो फिर 1831 तक आते आते इसका मैसूर का कंट्रोल जो है विलियम बेंटिक ले लेते हैं और वो इसको एक्वायर कर लेते हैं ब्रिटिश टेरिटरीज़ में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस। और फिर उसके बाद 1881 में रिपन आता है जो कि इनको इसके जो रूलर हैं उनको इनकी जो फ्रीडम है वो वापस दे देता है, रिपन। और ये थी एंग्लो मैसूर वॉर्स। थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा है, देखो इसमें क्रक्स बता रही हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ हल्का सा कि पहले देखो बैटल ऑफ तालाईकोटा होती है जिसमें जो है विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो वोडेयार डिनेस्टी आती है जो कि हिंदू किंगडम होता है। इसमें एक कुछ रूलर्स होते हैं, जो कृष्ण राज वोडेयार की बात की जाती है, कृष्णदेवराय की, वो एक पपेट की तरह ही एक्ट करता है। दो मिनिस्टर्स नंचराज और देवराज के पपेट की तरह काम करता है। तो उस टाइम पे एक ऐसे लीडर मराठा इन्वेजन्स की वजह से और ब्रिटिश की वजह से एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो बहुत अच्छे से पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री वाइज अच्छे से लीड कर पाए और इस किंगडम को बचा पाए। तो हैदर अली जो है एक ऐसा इंसान उभर के सामने आता है। दो वो बहुत ही आम सी फैमिली में पैदा हुआ होता है और काफ़ी मतलब ज़्यादा वो पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, अनपढ़ होने के बाद भी उसमें काफ़ी अच्छे लीडरशिप स्किल्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो इनको टैकल कर लेता है। वो काफ़ी सारे जैसे कि स्विफ्ट कैवेलरी, इफ़ेक्टिव आर्टिलरी और वेस्ट के वेपन्स ये सब यूज़ करता है। काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देता है अपनी आर्मी को और इससे वो काफ़ी सारे एरियाज़ भी जीत लेता है। तो फिर उसके बाद उसकी यही ग्रोइंग पावर जो है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का कारण बनती है कि जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है वो ब्रिटिश से प्रोटेक्शन ले लिया होता है। तो ब्रिटिश जो है वो हेल्प करते हैं और टीपू हैदर अली के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन देते हैं। वॉर होती है तो पहले तो निज़ाम और मराठास और इंग्लिश एक साइड पे होते हैं, क्योंकि मराठास की भी डिस्प्यूट चलती है ना इनके साथ, मैसूर के लोगों के साथ। तो बाद में जो टीपू वो हैदर अली क्या करता है, वो किसी को पैसे देके किसी के साथ टेरिटरीज शेयर करके उनको अपने दुश्मन से अपना एलाई बना लेता है और इसकी वजह से इंग्लिश को जो है वो डिफ़ीट फेस करनी पड़ती है। फिर उसके बाद ट्रीटी साइन होती है। फिर उसके बाद सेकेंड वॉर होती है जिसमें माहे की जो टेरिटरीज़ हैं ये एक्वायर कर लेते हैं ब्रिटिश, तो वो वॉर का कारण बनती है। फिर से इनकी लड़ाई होती है, काफ़ी टाइम तक लड़ाई चलती रहती है। जिस सेकेंड वॉर चलती है इनकी एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें हैदर अली की डेथ हो जाती है और टीपू सुल्तान जो है वो लड़ता है उसका बेटा आगे, और फिर वो कंक्लूड करते हैं ट्रीटी के साथ। जो पहली वॉर है वो एंड होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ, और जो दूसरी वॉर है वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ एंड होती है जिसको टीपू सुल्तान एंड करता है। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है, वो त्रवंकोर की वजह से होती है कि वो कुछ टेरिटरीज खरीद बेच लेते हैं जो कि जिन पे जो राज है मतलब रूल है वो टीपू सुल्तान का होता है, लेकिन वो उसकी मर्ज़ी के बिना ये सब शुरू कर लेते हैं। फिर उसके बाद वॉर होती है जिसमें जो मराठास हैं और जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है वो ब्रिटिश का साथ देते हैं, जिसकी वजह से इसको हार का सामना करना पड़ता है। फिर काफ़ी ज़्यादा पैसा 3 करोड़ रुपीज़, काफ़ी ज़्यादा टेरिटरीज़ इन्हें ब्रिटिश को देनी पड़ती हैं टीपू सुल्तान को। और फिर उसके बाद वो जब डेथ हो जाती है इसके जो रूलर हैं उनकी, तो टीपू सुल्तान खुद को सुल्तान घोषित कर देता है, अनाउंस कर देता है कि वो खुद सुल्तान है। वो किसी माइनर सन जो है इस वोडेयार डिनेस्टी के जो रूलर है उसके माइनर सन को गद्दी नहीं देगा,
वो खुद सुल्तान बन जाता है। तो इसकी वजह से जो है, और इसकी जो काफ़ी अच्छी बन रही होती है दोस्ती, फ्रेंच के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है, तो ब्रिटिश को ये चीज़ परेशान कर रही होती है और वो एक्वायर करने की कोशिश करते हैं इसको सब्सिडरी अलायंस लगा के मिस गवर्नेंस के बेसिस पे। लेकिन फिर उसके बाद वॉर हो जाती है, और वॉर हो के बीच में ही, क्योंकि एक अकेला टीपू सुल्तान और बाकी मराठा हो गया, निज़ाम ऑफ हैदराबाद हो गया, ब्रिटिश की फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग, वो सब एक साइड होते हैं और टीपू एक साइड होता है। तो टीपू हार जाता है, वो लड़ते लड़ते ही मर जाता है वॉर में। तो इसके बाद जो पूरा का पूरा एरिया है उसमें से कुछ टेरिटरीज प्रॉमिस की जाती हैं कि वो मराठास को दे दी जाएंगी, लेकिन मराठास को दी नहीं जाती हैं। इसकी वजह से फिर इनके साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और कुछ एरियाज़ हैदराबाद के निज़ाम को दे दिए जाते हैं, कुछ ब्रिटिश खुद रख लेते हैं। इस तरह से सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लेते हैं। कृष्णदेवराय जो थर्ड है, माइनर सन होता है, उसको रूलर बना देते हैं। फिर उसके बाद इसको फिर से मिस गवर्नेंस के बेसिस पे अपने अंडर कर लेते हैं ये टेरिटरी को। फिर आके रिपन जो है वो इसको फ्री कर देता है। तो ये थी एंग्लो मैसूर वॉर्स, और इनको मैंने कोशिश की है कि अच्छे से इनको करवा पाऊँ। इसके बाद आएंगी एंग्लो मराठा वॉर्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये थे एंग्लो मैसूर वॉर्स की स्टोरी। मुझे आई होप कि आपको ये अच्छी लगी हो, इससे आपकी कोई हेल्प हुई हो। अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल वी द होपफुल CSE एस्पिरेंट्स। और आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हुई, तो हम आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए ये, तो हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर तब तक के लिए।